नमस्कार, मैं प्रशांत कनौजिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉलिटिक्स इस विशेष कार्यक्रम क्लियर कट पॉडकास्ट में। हमारे साथ आज एक विशेष मेहमान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी मौजूद हैं। हम स्टूडियो में आपका स्वागत करते हैं। जी नमस्कार। भाटी साहब, आपका राजनीतिक सफ़र बहुत लंबा रहा है। टेलीविज़न पर आपको सुनते हैं बहुत सारे लोग, आपकी क्लिप्स भी बहुत सारी वायरल होती है। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, आप प्रोफेसर भी रहे हैं, पढ़ाते भी थे आप पहले। हाँ, मैं एड हॉक थोड़े दिन पढ़ा है, मैंने 5 साल पढ़ा है हम्म। कॉलेज में। तो राजनीति में आने का आपका मकसद क्या रहा शुरुआती दिनों से, और समाजवादी पार्टी क्यों? मेरी शुरुआत तो कैरियर की शुरुआत पत्रकारिता से हुई। हम्म। मैं अखबारों में मैंने 2-3 अखबारों में नौकरी की। थोड़े दिन दैनिक जागरण में रहा मैं, लगभग 2 साल। ज़्यादा लंबे समय तक एक हिंट अखबार निकलता गाजियाबाद से, लोकल दैनिक, उसमें रहा मैं। पहले रिपोर्टर रहा, फिर न्यूज़ एडिटर रहा। राजनीति की तरफ मेरा रुझान ये सोच कर हुआ कि लोगों के अंदर अपनी बात रखने की क्षमता बहुत कम है, अपना पक्ष रख ही नहीं पाते। तो मेरे दिमाग में रहता था कि लोगों को जागरूक किया जाए और संगठित किया जाए, और जो मूल मुद्दे हैं, देहात की समस्याएं हैं किसान की। मैंने एक संगठन बनाया था, देहात मोर्चा करके, और उसकी टैगलाइन ये थी कि उनकी आवाज़ जो बोलते नहीं। हम्म। तो उसमें हम काफ़ी सफल हुए, हमने बहुत लड़ाई लड़ी है, उसका एक बहुत शानदार इतिहास है। बड़े बड़े आंदोलन किए, किसानों के, मजदूरों के, कई सफल आंदोलन किए, लोगों को बहुत फ़ायदा कराया, और लोगों में काफ़ी जागरूकता भी आई। और क्योंकि हम क्षेत्रीय स्तर पर ही चला रहे थे, तो आज हमारे ज़िले में तो स्थिति यह है कि लगभग हर पार्टी में फ्रंट पे हमारे संगठन के निकले हुए ही लोग हैं। हम्म। तो उसमें हम जो उद्देश्य था उसमें काफ़ी कामयाब हो गए। और समाजवादी पार्टी क्यों चुना आपने? क्योंकि बीजेपी में भी जा सकते थे, कांग्रेस में भी जा सकते थे, बीएसपी भी थी। नहीं, मेरे वैसे पूरी ईमानदारी से अगर बात करूं तो मेरे लिए, जब मैंने पार्टी ज्वाइन करने का सोचा 2007 के चुनाव के बाद, जी। 2005-06 में हम वीपी सिंह जी के साथ जुड़े हुए थे मंडल के टाइम से ही। और हम जो आंदोलन करते थे उनमें फिर वीपी सिंह जी भी आने लगे थे। कई हमारे किसान आंदोलनों में बड़े बड़े रैलियां हुई, धरने हुए, उनमें वीपी सिंह जी आते थे। राज बब्बर उधर से जब नाराज़गी चल रही थी उनकी, तो राज बब्बर भी जुड़ गए थे वीपी सिंह जी के साथ। तो उन दोनों ने मिलकर जन मोर्चा का गठन किया, जिसमें मेरी भी मुख्य भूमिका थी। मैं उसमें जो फाउंडर मेंबर थे हम। जी। तो उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा केवल एक विधायक जीता, आगरा से धर्मपाल। तो थोड़ी निराशा सी होगी, और संगठन फिर राज बब्बर कांग्रेस में चले गए, वीपी सिंह जी की डेथ हो गई। जब तक वीपी सिंह जी जिंदे रहे मैं उनसे जुड़ा रहा, मैंने इधर उधर का सोचा भी नहीं। तो फिर जब मैंने विकल्प सोचा कि मुझे भी कोई पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, तो मेरे पास बीएसपी और एसपी दोनों विकल्प थे। क्योंकि हम थोड़े विचारधारा से जुड़े लोग हैं, तो जो सामाजिक न्याय की, समता की, समानता की बात, ये दो पार्टियां ही करती हैं। तो मैं बीएसपी में, जो उनका व्यवहार मुझे ठीक नहीं लगा। मैं बहन जी से मिलने दिल्ली आया, उनके मकान पे, उनके जो कोठी पे। तो जो वहाँ बैठे थे, कोई मिस्टर गौतम थे, उन्होंने बड़ा रूखा व्यवहार किया। फिर मैंने बीएसपी के जितने लोगों से मैं मिला, जो कैडर में थे उनके, वामसेफ के, बीएसपी के जो कैडर के लोग थे, ज़्यादातर लोगों ने उनकी आलोचना की, बहन जी की। और नेताजी के बारे में जो कांग्रेस, बीजेपी और बसपा के लोग भी एक बात कहते थे कि भाई नेताजी जुबान के पक्के हैं, जो बात कह दी उस पर अमल करते हैं, और जिसे अपना समझ लिया उसके लिए कुछ भी कर देंगे। तो फिर मैंने ये सोचा स्वतंत्र रूप से, यार एक तरफ तो वो नेता हैं जिनकी अपनी पार्टी के लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो नेता जिसकी दूसरी पार्टी के लोग भी प्रशंसा कर रहे हैं। तो फिर मैंने मन बना लिया कि मुझे समाजवादी पार्टी ज्वाइन करनी है, और 2009 में मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। आप नेताजी के साथ काम किए। नेताजी का एक बड़ा रुतबा है राजनीति में। उनके जाने के बाद भी आज भी लोग उनको याद करते हैं, उनके किए काम को याद करते हैं। एज ए डिफेंस मिनिस्टर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी। आप नेताजी के साथ भी काम किए हैं, और आप अब अखिलेश जी के साथ भी काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ नेताजी की कोई एक ऐसी बात बताएं आप, जो शायद आम लोगों को नहीं पता हो कि मुलायम सिंह जी ऐसे भी थे। नेताजी के साथ काम किया मैंने, ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उनके संपर्क में मैं ज़्यादा नहीं रहा। जी। बहुत ज़्यादा मेरे उनसे नज़दीकी नहीं रही। लेकिन नेताजी के एक जो बहुत विशेष व्यक्ति हैं, ये मेरा सौभाग्य मैं अपना समझता हूँ कि उनसे मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं। आदरणीय श्री उदय प्रताप सिंह जी, जो नेताजी के टीचर रहे थे। नेताजी को उन्होंने पढ़ाया इंटर कॉलेज में, और प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी को पढ़ाया।
और उनका बहुत पूरे समाजवादी परिवार में भी और सैफई परिवार में भी उनका बहुत सम्मान है, और बहुत ही बौद्धिक व्यक्ति हैं, बहुत विचारशील और उच्च कोटि के कवि हैं, शायर हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के। बिल्कुल। उनके घर परिवार में मेरा आना जाना है, वो अक्सर मेरे घर आते हैं, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत रहता है। तो उनके माध्यम से मैं नेताजी के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, वो संस्मरण सुनाते रहते हैं। पहला तो नेताजी को नेताजी क्यों कहा जाने लगा, हाँ। वो एमएलए बनने के बाद या राजनीति में आने के बाद नहीं, जब वो पढ़ते थे, कक्षा 6, 7 या 8 में पढ़ते थे, उस समय उनकी सोच भी पता चलती है इस घटना से, कि वो अपने गांव में उनके साथ जो एक दलित समुदाय का लड़का पढ़ता था, एससी कैटेगरी का, उसके घर गए और उसके घर खाना खा के आए। तो जब इनके परिवार में पता चला, तो क्योंकि जो परंपरागत समाज है उसमें चीज़ें ठीक नहीं मानी जाती थी, अब तो काफ़ी हद तक कम हुई है, लेकिन उस टाइम में 55-60 के आसपास की थी, 55 के आसपास की बात है, 1955 के आसपास। परिवार के लोगों ने उन पर ऐतराज़ किया, तो नेताजी ने कहा कि इसमें क्या गलत है, और मैं तो दोबारा भी खा के आऊँगा उनके घर। तो इनके बाबा थे या ताऊ थे, उन्होंने कहा अरे इसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, नेता बनेगा। तो तब से ही इन्हें नेताजी कहने लगे। तो यानी कि एक जो ऊंच नीच की भावना है, उसके खिलाफ जो उनकी एक पहली अभिव्यक्ति थी, उससे लोगों ने उन्हें नेता माना। तो ये घटना बहुत कम लोगों को पता है। तो नेताजी का यही बताते हैं आदरणीय श्री उदय प्रताप जी बताते हैं, पहला चुनाव उन्होंने साइकिल से लड़ा था। वो खुद इंटर कॉलेज में टीचर थे उस समय, जिस इंटर कॉलेज में वो पढ़े थे, जैन इंटर कॉलेज करहल, वहीं जो पढ़ाते थे उदय प्रताप जी, उसी में फिर बाद में वो टीचर लग गए थे ग्रेजुएशन करने के बाद, नेताजी भी। तो साइकिल से चुनाव लड़ा। उसके बाद विधायक होने के बाद भी शादी ब्याह में निमंत्रण आते थे, तो साइकिल से जाके वहाँ होकर आते थे शादियों में। और कह रहे थे किसी दिन कभी ज़्यादा शादी होती थी, 4, 5, 6 में जाना हुआ, तो तब हम एक टीचर के पास मोटरसाइकिल थी, उसकी मोटरसाइकिल मांग के ले जाते थे। नेताजी को चलानी नहीं आती थी, तो उदय प्रताप जी चलाते थे और वो पीछे बैठते थे। विधायक बनने के बाद विधायक बनने के बाद। तो इस तरह का उनका संघर्षपूर्ण जीवन रहा है, बिल्कुल बहुत निचले स्तर से, ग्रास रूट लेवल से उठ कर वो आए। एक किसान परिवार से आए, और कोई बहुत बड़ा जमींदार परिवार नहीं था, साधारण किसान थे। लेकिन नेताजी को जगह जो संघर्ष, उनकी 2-3 विशेषताएं हैं। एक तो उनका संघर्ष, विचारधारा के प्रति उनका समर्पण और निडरता। वो कभी किसी से डरे नहीं, झुके नहीं। वो उदय प्रताप जी ने एक गीत उनके बारे में लिखा था, जो बहुत गाया जाता है, बहुत बजाया जाता है हमारी रैलियों में, कि जिसने कभी ना झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। तो ये उनकी विशेषता थी। और अब आप उनके बेटे के साथ काम कर रहे हैं? अखिलेश यादव जी से ही मेरा संपर्क हुआ शुरू में भी। और मैं ईमानदारी से बताऊं तो कि मैंने ये भांप लिया था कि पार्टी के भविष्य के नेता अखिलेश यादव जी हैं, तो मैं पार्टी ज्वाइन करते ही उनके साथ ही जुड़ गया था। अच्छा। उस समय बहुत लोग नहीं मान रहे थे, लोगों को आभास नहीं था, लेकिन मेरा कहीं अंदर से विवेक ये कह रहा था कि भविष्य के नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं। तो मैंने उन्हीं से नज़दीकियाँ बढ़ाई, नेताजी से नज़दीकी बढ़ाने का मैंने कभी प्रयास भी नहीं किया। लेकिन नेताजी मुझे इसलिए स्नेह करते थे गुरुजी की वजह से, श्री उदय प्रताप जी की वजह से। वो कई बार मुझे ले जाते थे, साथ मिलवाते थे, तो वो स्नेह उनका रहता था, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा। और जब 12 में चुनाव आया तो उन्होंने एकदम कह दिया था कि हाँ दादरी से मैं इन्हें लड़ाऊंगा। मेरे समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद 3 चुनाव हुए, तीनों चुनाव में पार्टी ने मुझे टिकट दिया। वो मेरा दुर्भाग्य कि मैं जीत नहीं पाया, लेकिन पहले चुनाव में मैंने टिकट मांगा था, बाकी 2 चुनाव में मुझे बिना मांगे टिकट दिया पार्टी ने। मैंने 17 में भी टिकट नहीं मांगा था, और अब ये जो 22 का चुनाव हुआ है, कार्यालय में लोग चर्चा करते थे कि आपकी तो 20,000 की रसीद भी नहीं कटी, तो जो सारे प्रत्याशियों की कटती है। मैंने भैया मुझे किसी ने कहा नहीं, इसलिए नहीं कटी। तो अखिलेश जी ने खुद ही, उन्होंने सर्वे वगैरह कराए थे, और उन्होंने मुझे, तो मैं पार्टी में उनका मुझे बहुत प्रेम और स्नेह, और उनका काफ़ी मेरे प्रति एक सकारात्मक भाव रहता है अखिलेश जी का। और फिर उन्होंने मुझे पार्टी का प्रवक्ता बनाया, तो मैं पार्टी का पक्ष आपके सामने रखता ही हूँ। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि चूँकि आपने नेताजी की एक विशेषता बताई, चूँकि उनके एक घनिष्ठ संबंधी आपके बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत सारी कथाएं उन्होंने आपको बताई होंगी जो शायद लोगों को नहीं भी पता होंगी। पर मैं चाहूँगा कि आपको एक ऐसी चीज़ बताइए जो अखिलेश यादव जी के अंदर मुलायम सिंह जी ऐसी दिखती है, और कोई एक ऐसी चीज़ जो अखिलेश जी की विशेषता है, जो उनका अपना एक तरीका है। जब ये 17 के चुनाव से पहले सरकार थी हमारी, और तब ये विवाद चला, जब
कई खेमे बन गए और फिर आपस में खूब संघर्ष हुआ, सबके सामने हुआ। तो गुरुजी ने एक दिन मुझे बताया, वो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के अध्यक्ष थे जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा था। तो मैं लखनऊ अब भी, आज भी जब भी जाता हूँ तो मैं उनके घर सीधे जाता हूँ पहले, और उन्हें शतरंज खेलने का शौक़ है, तो हमारी उनकी शतरंज की बाजी भी लग जाती है, और उसी बीच में कुछ बहुत उपयोगी बातें होती रहती हैं। तो एक दिन मैंने पूछा, गुरुजी क्या आपसे नेताजी ने ये कहा कि आप, क्योंकि उदय प्रताप जी अखिलेश यादव के साथ खड़े थे और ज़्यादातर पार्टी उनके साथ खड़ी थी, और नेताजी शिवपाल जी के साथ खड़े थे, उनके साथ चुनाव आयोग तक गए। तो मैंने कहा आपसे ये नहीं कहा उन्होंने कि आप उनके साथ क्यों, मेरे साथ क्यों नहीं हो? बोले मुझसे कभी नहीं कहा। एक दिन एक बात ज़रूर कही उन्होंने, मुझे बताया कि ये अखिलेश बहुत ज़िद्दी है। तो मैंने कहा बेटा किसका है? तो उनकी विशेषता ये मैं कहूँगा कि नेताजी की तरह ही, इसे मैं ये कह सकता हूँ कि जिद कहना तो थोड़ा सा एक नकारात्मक बात हो जाती है, कि उनका समर्पण है अपने अपने निर्णय के प्रति। वो जो निर्णय ले लेते हैं उस पर फिर अडिग रहते हैं, या विचारधारा के प्रति। ये उनमें मुझे लगता है कि जो नेताजी जैसी बात उनमें है। और नेताजी से अलग जहाँ तक आप कह रहे हो, नेताजी की जो राजनीति थी उस समय के अनुरूप, नेताजी अंग्रेजी के विरोधी थे, नेताजी कंप्यूटर के विरोधी थे, मशीनीकरण के विरोधी थे, आधुनिकता के विरोधी थे। अखिलेश जी ने, क्योंकि समय बदल चुका था, अखिलेश जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो अखिलेश जी ने लैपटॉप बांटे, 17 लाख लैपटॉप उत्तर प्रदेश में बांटे छात्रों के लिए, और विदेश में पढ़ के आए वो जी। तो उनका थोड़ा सा ये अंतर है, जो आधुनिक युग के अनुरूप उनकी अपनी सोच है, और वो प्रगतिशील तो नेताजी भी थे। और जो अंग्रेजी विरोध उनका होता था, एक संस्मरण मुझे और श्री उदय प्रताप जी ने सुनाया कि ये तमिलनाडु गए थे, अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चला रहे थे। तो अब तमिलनाडु के लोग क्या मानते थे कि अंग्रेजी हटाओ का मतलब हिंदी थोप रहे हैं हमारे ऊपर। तो वहाँ काफ़ी विरोध था, हिंदी के विरोध में आंदोलन चले वहाँ जी, बिल्कुल। तो वो बताते हैं कि जब हम वहाँ एक कार्यक्रम रखा था पार्टी के लोगों ने, उसमें जा रहे थे तो लड़के खड़े थे बाहर विरोध करने के लिए, और उन्होंने बैनर ले रखे थे और उस पर अंग्रेजी में नारे लिखे हुए थे। तो उन्होंने जैसी गाड़ी से उतरे, उन्होंने काले झंडे दिखाए और विरोध करना शुरू कर दिया। तो नेताजी ने उनसे कहा कि आप मेरी सभा में चलो और मेरी बात सुनो, और अगर उसके बाद भी तुम विरोध करोगे तो मैं नहीं कहने, मैं अपना आंदोलन छोड़ दूंगा। तो वो चले गए। तो कह रहे जब नेताजी मंच पर पहुंचे तो सबसे पहले तो मंच पर अंग्रेजी में बैनर लगा हुआ था। तो नेताजी ने, वो थोड़े छोटे कद के थे जी, कूद के पकड़ के वो बैनर फाड़ा। उन्होंने कहा, पहला वाक्य ये बोला कि मैं आपके ऊपर हिंदी थोपने नहीं आया हूँ, मैं तमिल थोपने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि भारतीय प्रशासन भारतीय भाषाओं में चले, तमिलनाडु में तमिल में चले, उड़ीसा में उड़िया में चले, और अब जहाँ की जो भाषा है उसमें चले, मैं हिंदी थोपने नहीं आया हूँ बिल्कुल। तो वही लड़के जो विरोध कर रहे थे, कह रहे उन्होंने तालियां बजाई, और फिर उन्होंने कहा कि हाँ आपकी बात ठीक है, हम आपके साथ हैं। तो ये नेताजी की विशेषता थी। पर समाजवादी पार्टी का जो 2017 के में जो विवाद हुआ, क्या उसका नुकसान उठाना पड़ा पार्टी को? बहुत भारी नुकसान हुआ था उस समय, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई थी। अखिलेश यादव जी का अगर 5 साल का आप कार्यकाल देखेंगे तो कोई किसी मुख्यमंत्री ने इतनी जो तन्मयता के साथ प्रदेश के विकास के लिए काम नहीं किया जितना अखिलेश जी की। बहुत योजनाएं ऐसी हैं जिन्हें ऐतिहासिक कह सकते हैं और जो शानदार कार्य थे उनके, लेकिन वो सारी चीज़ें उसमें छिप गई जब विवाद हुए, और चुनाव में केवल विवाद ही हावी रहा। कोई ये नहीं बता पाया या समझ नहीं पाया, लोगों तक ये बात पहुँच ही नहीं पाई कि अखिलेश जी ने किसानों के लिए सिंचाई फ्री की थी जब मुख्यमंत्री बने। वो किसानों का जो बीमा है, दुर्घटना बीमा, जो केवल उत्तर प्रदेश में 5 लाख रुपए मिलते हैं किसान को, अगर किसी भी किसान की आकस्मिक मौत हो जाए 5 लाख रुपए बीमा। बेटियों के लिए कन्या विद्या धन, फ्री लैपटॉप स्कीम, एम्बुलेंस सेवा, 1800 एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश में दी। और इतने शानदार कार्य किए कि जैसे लखनऊ में हम चले जाएँ थे उत्तर प्रदेश की राजधानी में, तो 10 काम आपको अखिलेश यादव जी के दिखाई देंगे। पूरे लखनऊ में आप घूमेंगे, बहन जी के पार्क दिखाई देते हैं जो दलित प्रेरणा स्थल हैं, अंबेडकर प्रेरणा स्थल हैं और काशीराम स्मारक है, वो दिखाई देते हैं। और उसके दृष्टिकोण से एक स्वाभिमान को पहचान बनाने के लिए उनका भी, मैं गलत नहीं कहता कि वो गलत हैं, लेकिन या तो उनके काम दिखाई देते हैं लखनऊ में,
या फिर अखिलेश यादव जी का जनेश्वर मिश्र पार्क, जो इतना शानदार पार्क है। आप देखिए कि इकाना स्टेडियम, जिसमें अभी वर्ल्ड कप का मैच हुआ, शानदार स्टेडियम है। जी। और मेट्रो लखनऊ में चलाने का काम अखिलेश जी ने किया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, लोक भवन जिसमें मुख्यमंत्री बैठते हैं, जिसमें सरकार चलती है, पुलिस मुख्यालय, बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल में पुलिस मुख्यालय बना हुआ। 100 डायल जो सर्विस शुरू की थी अखिलेश जी ने शुरू की, 1090 महिला हेल्पलाइन, और गोमती रिवर फ्रंट, क्या शानदार रिवर फ्रंट बनाया। जी। तो इतने काम हैं, लेकिन कोई, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 7 साल होने जा रहे हैं, और लखनऊ में एक काम बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कोई जो शानदार काम उनका दिखाई देता हो। और पूरे प्रदेश में उन्होंने एक योजना बनाई थी कि हम सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़कों से जोड़ेंगे। 50 जिला मुख्यालय अखिलेश जी ने जोड़ दिए थे। उसके बाद एक 51वां जिले मुख्यालय को नहीं जोड़ पाए हैं। 50 जिले ऐसे हैं जो 4 लेन सड़कों से जुड़े हुए हैं, 25 अभी भी नहीं जुड़े हैं, जो अखिलेश जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो आएंगे तो जोड़ेंगे। तो इस तरह की अच्छी योजनाएं उनकी थी, बहुत बढ़िया। क्योंकि आपको टेलीविज़न पर सामाजिक न्याय की बात करते हुए बहुत सारे आपके वीडियोस हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपने जैसे बताया वीपी सिंह के साथ आप रहे। वीपी सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है मंडल कमीशन के समय। इस देश के एक बड़ी संख्या जो ओबीसी है, जो बिहार की जनसंख्या जो संख्या बताते हैं कि 60-65% बिहार में है, हो सकता है उसी के आसपास पूरे हर राज्य में होंगे। मंडल कमीशन के बाद समाज में कितना बड़ा बदलाव आप महसूस करते हैं कि राजनीतिक भी आया हो और सामाजिक रूप में भी आया हो? देखिए, एक तो सामाजिक न्याय हमारे संविधान की भावना है। देश के नीति निर्माताओं का ये मकसद था कि देश में जो ऊंच नीच है जातिगत आधार पर, जो समाज में भेदभाव है, वो खत्म हो, कम हो। जी। पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम हो। उस योजना के तहत सामाजिक न्याय की आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो उसमें जो कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये किन्हीं जातियों के विरोध में है या किसी का नुकसान है, इससे नुकसान किसी का नहीं है, इससे देश का फायदा है। जब हम समाज के सभी अंगों को मजबूत करेंगे तो देश मजबूत होगा। वीपी सिंह जी ने जब मंडल लागू किया था, तो मैं उस समय गाजियाबाद में रिपोर्टर हुआ करता था, पत्रकारिता में था, और लगभग 200 पत्रकारों में हम केवल 3 पत्रकार थे जो मंडल के समर्थन में थे, और बाकी सब एक तरफा विरोध में थे। और मीडिया की आज भी यही हालत है। मीडिया में एक ही वर्ग के लोग आपको मिलेंगे। अब तो राहुल गांधी ने भी सवाल पूछा उस दिन के, बताओ यहाँ कितने ओबीसी हैं? एक भी ओबीसी नहीं था, एक कैमरामैन ने हाथ उठाया। रिपोर्टर में और एंकर्स में, अब नोएडा फिल्म सिटी में जहाँ लगभग 200 एंकर होंगे, उसमें मुश्किल से 2 या 3 हैं जिन्हें ओबीसी कह सकते हैं, और एससी तो एक भी नहीं है, शायद एक भी मेरी जानकारी में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो ओबीसी हैं वो भी, उनमें एक संदीप चौधरी कह लो जो ओबीसी की बात करते हैं, या जो कायदे की पत्रकारिता कर रहे हैं, वरना दूसरे तो जो चौधरी साहब हैं वो तो जो हैं सब जानते हैं। तो एक तो ये बहुत खराब स्थिति है कि भारत गुलाम कैसे हुआ। भारत में 500-500, 1-1 हज़ार लोगों को लेकर, मतलब गिरोह आए, लुटेरे आए। राजा महाराजा तो आए, चलो बाबर कितनी सेना लेकर आया था? 12,000 की सेना थी उसके पास। और भारत की आबादी कितनी थी उस समय? मैं समझता हूँ 20 करोड़ के करीब तो उस समय भी होगी। 20 या 15 करोड़, 15 करोड़ तो होगी जरूर। 15 करोड़ लोगों के देश को 12,000 लोगों ने गुलाम बना लिया, उन्हें हरा दिया। क्यों? क्योंकि ये इस देश में एक जो सड़ी हुई व्यवस्था है, जो बहुत खराब परंपरा है कि मुट्ठी भर लोगों का काम है लड़ने का, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। बुद्धि का काम केवल ये करेंगे, धन का काम ये करेंगे, और बाहुबल का काम ये करेंगे। और बाकी जो 85% लोग या 90% लोग हैं, महिलाएं तो सभी शूद्र मानी जाती हैं, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है। और पुरुषों में भी जो 85% लोगों को नहीं है जी। तो ये जो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रहा, इसी वजह से देश गुलाम हुआ और इसी वजह से देश कमजोर हुआ जी। तो ये चीज़ हमारे उन मित्रों को भी समझनी चाहिए जो इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को अपने विरोध में समझते हैं। ये उनके विरोध में नहीं है, देश को मजबूत करने की लड़ाई है जी। अगर हम अभी भी इसी तरह बंटे हुए रहे तो देश फिर दोबारा गुलाम हो सकता है। तो वीपी सिंह ने जिस समय मंडल की बात आप पूछ रहे थे, उस समय पूरा मीडिया तो विरोध में था ही था। 2 क्षेत्र आज भी ऐसे हैं, मीडिया और जुडिशरी, जिनमें सामाजिक न्याय की ताकतें बहुत कमज़ोर हैं। सामाजिक न्याय विरोधी बैठे हैं जिनमें जब भी कोई चर्चा होती है, कोई बहस होती है, कोई बात उठती है, तो वो एक तरफा बोलते हैं। वो दूसरे पक्ष की बात रखना ही नहीं चाहते, उसे सामने आने ही नहीं देना चाहते। तो ये लड़ाई तो बहुत ज़रूरी है और मीडिया का रोल इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मीडिया में
ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक न्याय के समर्थक लोग आएँ और इनकी आवाज़ उठे, ये बहुत ज़रूरी है। चूंकि आप पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट और गुर्जर खास तौर पर एक एक तरीके से एक डोमिनेंट कास्ट के रूप में रहा है। लेकिन मुझे बहुत पहले का अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो इनमें इतना हिंदुआइजेशन नज़र नहीं आता, क्योंकि आर्य समाज यहाँ बड़ा एक स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट रखता है। ये आप कब से महसूस कर रहे हैं कि एक तरीके का ये जो नेगेटिव हिंदुज़म, हिंदुत्व मैं कहूँगा, हिंदू धर्म तो बुरा नहीं है, लेकिन जो नफरत की विचारधारा है, चाहे वो कोई भी मजहब का हो, ये जो वेस्टर्न यूपी में आपने खास तौर पे देखा हो, चूंकि आप गुर्जर कम्युनिटी से आते हैं, पावरफुल कम्युनिटी है वेस्टर्न यूपी में, राजस्थान में, दिल्ली में, ये कब से आपने महसूस करना शुरू किया? मैं ये देखता हूँ और मैं कई बार ये बात बोलता भी हूँ जब इस तरह की चर्चा होती है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो जो देश की प्रमुख समस्याएं थी, गरीबी तो थी, गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, पाखंड और अंधविश्वास, जातिवाद, जातीय भेदभाव और सांप्रदायिकता, ये प्रमुख समस्याएं थी। लोगों में शिक्षा की कमी थी, ज्ञान विज्ञान की कमी थी, प्रगतिशील सोच की कमी थी। लोग धर्म के नाम पर मूर्ख बनाते थे, तरह तरह की कुरीतियाँ थीं, कुपरंपराएं थीं, कुप्रथाएं थीं। तो देश आज़ाद होने के बाद ये इस देश का सौभाग्य हम कह सकते हैं कि पंडित नेहरू जैसा प्रधानमंत्री, प्रगतिशील सोच का व्यक्ति प्रधानमंत्री इस देश का बना। उनकी सोच स्पष्ट थी, वो लोग ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देना चाहते थे, इसलिए नए नए कॉलेज खोले गए, नई नई यूनिवर्सिटियाँ खोली गई और एक ऐसा माहौल बनाया गया और एजुकेशन में भी सिलेबस को ऐसा रूप दिया गया कि लोग अंधविश्वास से उभरें। तो 90 तक आते आते मंद गति से चली, हालांकि प्रक्रिया जितनी तेज़ी से चलनी चाहिए थी उतनी तेज़ी से नहीं चली, लेकिन काफ़ी हद तक सांप्रदायिकता कम हुई, धार्मिक जो वो थी भेदभाव था, भेदभाव और नफरत थी आपस में, वो काफ़ी हद तक कम हुई, जातीय भेदभाव भी कम हुआ, अंधविश्वास और पाखंड भी कम हुए और एक समरसता की तरफ समाज चला और ऐसे कानून भी नए नए बने और कुछ व्यवस्थाएं की गई, जैसे 90 में आके मंडल भी लागू हुआ, तो ये सब चीज़ें चली। लेकिन 90 के बाद ये दौर बदला है और 90 के बाद इसलिए बदला है कि जब 90 में मंडल लागू हुआ तो उसके विरोध में कमंडल को लेकर आया गया। और ये जो अयोध्या का मसला है, लोग इतने भावनात्मक हो जाते हैं, कुछ सुनना नहीं चाहते, ये सब झूठ पे और उस पे तो आधारित है, ये बनाए हुए कृत्रिम वो है ये मामला, जो ये नेचुरल तो कुछ है नहीं। जो उसमें हुआ था 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जो मुकदमा दर्ज है आज भी, वो FIR की कॉपी मौजूद है। जब वहाँ 2 सिपाही तैनात रहते थे, उन्होंने जाकर FIR लिखाई कि 20-25 लोग आए और जय श्री राम के नारे लगाते हुए और जबरन मूर्ति रख गए मस्जिद के अंदर। वो मुकदमा दर्ज है बाकायदा, वो सिपाही दोनों हिंदू थे और उस समय थाने के SO पता आप कौन थे? राम दुबे, उनका नाम भी राम था। राम दुबे उस थाने के SO थे, कोई मुसलमान तो SO था नहीं, सही बात, या कोई। तो उसमें FIR दर्ज हुई कि कुछ लोग आए और मूर्ति रख गए। अब उसको कहते हैं कि रामलला प्रकट हुए थे और धीरे धीरे लोगों को कहता था नहीं, गोएबल्स जो उसका हिटलर का प्रचार मंत्री था, एक झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे। तो लोग ये भूल गए कि जबरदस्ती रखी गई थी मूर्ति, इसमें FIR भी हुई थी, मुकदमा हुआ था कि जी रामलला प्रकट हुए थे। तो ये माहौल बना के लोगों के अंदर उस अंधविश्वास जो कम होता जा रहा था और पाखंड और धार्मिक कट्टरता, उसे पुनर्स्थापित करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि इसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो रहे हैं। आज आप कोई कायदे की बात करो, ज्ञान विज्ञान की बात करो, सामाजिक न्याय की बात करो, महिलाओं के सम्मान की बात करो या शूद्रों के सम्मान की, दलित समाज के सम्मान की बात करो, तो सनातन खतरे में पड़ जाता है। तुरंत चिल्लाने लगते हैं कि सनातन, तुम तो सनातन विरोधी हो, सनातन खतरे में, और ज़्यादातर लोग समर्थन में भी उनके हम खड़े हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये माहौल केवल असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, लोग रोजगार की मांग ना उठाएं, शिक्षा की मांग ना उठाएं, चिकित्सा की बात ना करें और कानून व्यवस्था की बात ना करें, लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरह के फर्जी मुद्दे बनाए जाते हैं। क्योंकि कमंडल की बात हो रही है कि मंडल कमीशन आने के बाद बीजेपी ने भी अपनी जो लीडरशिप है उसके अंदर एक बड़े लेवल पर OBC लीडरों को पैदा करने की कोशिश की, चाहे वो उमा भारती हों, चाहे वो विनय कटियार हों, चाहे वो कल्याण सिंह हों, ऐसे तमाम नेता हैं। और मुझे लगता है कि क्या आप मानते हैं कि ये
कमंडल मॉडल ही था कि ओबीसी कम्युनिटी में खास तौर पर जो ये कट्टरता भरने की कोशिश की गई है उसी मॉडल का हिस्सा है? हाँ, आपने एक सवाल पूछा था, फिर मैं उस मदद नहीं कह पाया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर और जाट कम्युनिटी, ये बात सही है कि गुर्जर और जाट दोनों ही आर्य समाज के संपर्क में आए थे। जी। आर्य समाज का जो मुख्य जो वो था उद्देश्य, वो था ब्राह्मणवाद का विरोध और मूर्ति पूजा का विरोध। जी। और ये जो तीर्थ और जप और ये सब अवतारवाद, वो तो अवतारवाद का विरोधी थे स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में, उन्होंने बिल्कुल आलोचना की है इनकी। और उन्होंने ये भी लिखा है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, कि पाखंडी लोग एक मूर्ति कहीं दबा आते हैं जमीन में, उसके ऊपर घास बोआते हैं, और जब वो घास जम जाती है तो फिर एक दिन निकल के कहेंगे कि रात शिव जी भगवान मेरे सपने में आए थे और वो कह रहे थे मेरा दम घुट रहा, मैं जमीन में दबा हुआ हूँ, मुझे निकालो। और फिर लोग कहते हैं जी कहाँ बताए थे, कहाँ बताए थे, खोद के वो मूर्ति निकलती है तो लोग उनकी पूजा करने लगते हैं और वो वहीं मंदिर बना के वहाँ पाखंड फैलाते हैं। ये स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। तो ये काफ़ी हद तक उनका ये बात थी कि पूजा पाठ के लिए या मंत्र पढ़ने के लिए, यज्ञ कराने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है, कोई भी करा सकता जो सीख ले। तो ये स्त्रियों को पढ़ाओ, शिक्षित करो, नारी शिक्षा के समर्थक थे वो, और मूर्ति पूजा के विरोधी, बाल विवाह के बड़े विरोधी। हाँ हाँ। तो इन चीज़ों में गुर्जर, जाट और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे लोग काफ़ी हद तक वो प्रगतिशील बने जी। लेकिन अब ये दूसरा दौर जो चला है दोबारा पाखंड को पुनर्स्थापित करने का, तो ये दोनों समाज फिर उसमें घुस गए हैं। और आज मैं ये देखता हूँ कि जो आर्य समाज के बड़े नेता होते थे और आज भी जनेऊ पहनते हैं, अपने आप को आर्य समाजी बताते हैं, वो मंदिर के समर्थन में सारे आर्य समाजी मंदिर के समर्थन में हो गए थे। जबकि स्वामी दयानंद कहते थे कि राम और कृष्ण अवतार नहीं है, वो महापुरुष हैं। तो ये दोबारा स्थापित हुआ है। और ये जो पाखंड काफ़ी हद तक कम हुए थे, अब दोबारा 90 से इस दौर में, अब 2023 में हम बैठे हैं, फिर दोबारा से स्थापित हुए। इसका खामियाजा भी तो जाट गुजरों को भुगतना पड़ ही रहा है। सत्ता के रूप में एक आपने कहा कि ओबीसी के नेताओं को, तो डॉक्टर लोहिया ने एक जगह लिखा, कहीं उनका लेख पढ़ रहा था मैं, लासेबाजी की राजनीति। तो अब सवाल ये है कि कहते हैं कि प्रधानमंत्री भी ओबीसी हैं, ये हमें देखने की जरूरत नहीं है कि वो किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस वर्ग के हैं। देखना यह है कि वो किस वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। अगर वो ओबीसी हैं तो क्या ओबीसी के लिए कोई काम कर रहे हैं? आज ओबीसी की हालत यह है कि हर भर्ती में उनके साथ बेईमानी हो रही है, उनके हक मारे जा रहे हैं। यही उन नेताओं का जिन्हें बीजेपी ओबीसी नेता कह के पेश कर रही है, वो काम तो किसी और के लिए कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि वो उन्हें ओबीसी नेता हम नहीं कह सकते। तो इसका खामियाजा भी तो मुझे लगता है जाट गुजर कम्युनिटी चूँकि खामियाजा भुगतना, एमपी एमएलए तो बन रहे होंगे शायद उस कम्युनिटी से, लेकिन वो जो पावर में शेयरिंग होती थी, जो पावर में निर्णय लेने की जो क्षमता होती थी, वो भी तो कम हुई कहीं ना कहीं नज़र आता है। नहीं, अब ज़्यादा टिप्पणी मैं इसलिए नहीं करना चाहता कि फिर वो जातिवाद वाली बात आ जाएगी, हम एक जाति की बात कर रहे हैं। लेकिन अब सच्चाई ये है कि जाट कम्युनिटी को तो काफ़ी कुछ मिला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी जाट हैं, कई मंत्री भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं और गवर्नर तक हैं, और उनका ठीक ठाक पोजीशन है। लेकिन गुर्जर को तो कुछ भी नहीं, गुर्जर का तो इन्होंने राजनीति ख़त्म कर दी। कभी कोई सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार से पहले कोई सरकार ऐसी नहीं रही जिसमें गुर्जर कैबिनेट मिनिस्टर ना हो, या 2-2, 3-3 मंत्री गुर्जर होते थे। 12 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का एक भी गुर्जर विधायक नहीं जीत का आया था, लेकिन इसके बावजूद फिर रामशक्ल गुर्जर को विधान परिषद में भेज कर उन्हें मंत्री बनाया, वीरेंद्र सिंह को मंत्री बनाया, नरेंद्र भाटी को मंत्री का दर्जा दिया, दोनों विधान परिषद में भेजे। इस सरकार में 6 शायद गुर्जर जीत के आए थे पिछली बीजेपी के, उसमें कोई मंत्री नहीं बनाया, एक केवल नाम के लिए राज्य मंत्री बना दिए, वो भी थोड़े दिन बाद हटा दिए। और वर्तमान में भी एक ये है कि बिना अधिकार विहीन एक मंत्री नाम के लिए बना रखे हैं, राज्य मंत्री, कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। ये पहली ऐसी सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, दोनों बार की, जिसमें कोई गुर्जर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। गुर्जर कम्युनिटी का एक बड़ा गुस्सा रहा चुनाव से पहले गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी के लिए। मैंने बहुत सारी बातें सुनी, बहुत सारे वीडियो देखे, लोग इकट्ठा होते थे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, और ये कहा जा रहा था कि इससे बड़ा नाराज़गी है क्योंकि दूसरी तरफ राजपूत सेना उनको क्लेम कर रही है। तो इस पूरे होने के बाद भी एक तरीके से वोट शिफ्ट बीजेपी की तरफ ही जाता नज़र आया। तो मैं चाहता हूँ कि इस मुद्दे के इर्द गिर्द भी आप समझाएं कि प्रतिहार मिहिर भोज जी के बारे में भी लोगों को बताएं कि ये क्या मसला है कि राजपूत इसे अपना बताते हैं और गुर्जर कह रहे हैं हमारे। नहीं, इतिहास में जहाँ तक किसी भी इतिहासकार की कोई पुस्तक आप उठा के पढ़ें तो सम्राट मिहिर भोज को और उस पीरियड को गुर्जर प्रतिहार
शासन के नाम से ही संबोधित किया जाता है। सब मिहिर भोज के नाम पे हर जगह गुर्जर प्रतिहार लिखा हुआ। जी। इस कॉलेज में ये विवाद हुआ, वो कॉलेज 1948 से है, स्थापना हुई थी उसकी। गुर्जर विद्या सभा उसे चलाती है। कॉलेज का नाम है मिहिर भोज कॉलेज। 6 संस्थाएं हैं मिहिर भोज के नाम से। जी। उस गुर्जर विद्या सभा है। कभी किसी राजपूत ने ऐतराज नहीं किया कि गुर्जर विद्या सभा क्यों चला रही है राजपूत का कॉलेज। वो मूर्ति जो बनाई वो गुर्जरों ने पैसे इकट्ठे करके अपने पैसे से बनाई। जब साहब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने NH-24 पे पत्थर आप निकलेंगे देख लें, आप वहाँ पत्थर लगाया था गुर्जर सम्राट मिहिर भोज मार्ग। बिल्कुल। ठीक है। अक्षरधाम में मिहिर भोज की प्रतिमा लगी हुई है, जिसका अनावरण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, प्रधानमंत्री थे वो। उस पर नीचे साफ लिखा हुआ है गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज। ग्रेटर नोएडा में एक संस्कृति केंद्र और बनाया है मोदी जी की सरकार ने, उसका उद्घाटन भी मोदी जी करके आए थे। उसमें भी मिहिर भोज की पट्टिका लगी हुई है, उस पर भी लिखा हुआ है गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज। कभी किसी ने ऐतराज नहीं किया। ये पहली बार जब उस प्रतिमा का अनावरण करने के लिए मुख्यमंत्री आए, उन्हें करणी सेना के लोगों ने जाकर कहा कि जी ये तो इस पर गुर्जर शब्द गलत लिखा हुआ है। अच्छा। तो ये मुख्यमंत्री ने कह के मिटवाया कि मैं तब जाऊंगा, ये गुर्जर शब्द हटाओ इससे। और वो जो वहाँ आयोजक थे, जिनमें बीजेपी के विधायक थे, बीजेपी के सांसद थे, वो इतने कमज़ोर लोग निकले कि उन्होंने उनके कहने से वो मिटा दिया। तो इसमें तो लोगों में नाराज़गी थी, काफ़ी गुस्सा था और विरोध भी हुआ बीजेपी का, आज भी है लोगों के अंदर। ये अलग बात है कि क्योंकि बाकी वोटों के बल पर वो चुनाव जीत गए, बीजेपी जीत गई, लेकिन विरोध गुर्जर समाज का था और अपनी जगह है। और ये बेवजह का खड़ा किया हुआ विवाद था। और जो इतिहास का अध्ययन जिन्होंने किया है वो ये भी जानते हैं कि 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी से पहले कहीं राजपूत शब्द मिलता ही नहीं है। राजपूत शब्द पृथ्वीराज चौहान के बाद आता है, पृथ्वीराज रासो के बाद ये प्रचलन में आया। उससे पहले पृथ्वीराज चौहान जी के लिए भी एक नैरेटिव कि वो भी गुर्जर थे। पृथ्वीराज चौहान का जगह जगह जो सोमेश्वर उनके पिता थे, उनके लिए गुर्जर सम्राट सोमेश्वर लिखा हुआ है। पृथ्वीराज चौहान के नाना अनंगपाल तंवर थे जो दिल्ली के शासक थे। अनंगपाल तंवर के वंशज आज भी तंवर रहते हैं दिल्ली में, वो सारे गुर्जर हैं। और अनंगपुर गांव है उनके नाम से, अनंगपुर गांव में तंवर गुर्जर रहते हैं। तो इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि वो गुर्जर थे। लेकिन ये कि नैरेटिव बनाया जाता है कि भाई नहीं राजपूत थे। राजपूत शब्द असल में है भी दूसरे संदर्भ में, वो जाति के संदर्भ में था भी नहीं। लेकिन अब वर्तमान में एक राजपूत नाम की जाति है, तो उसमें हम तो ये कहते हैं कि जातियों के बीच में, मैंने तो जब ये मिहिर भोज का भी मसला हुआ था तब भी बाकायदा ये वीडियो जारी कर करके और बयानों में और मीटिंगों में भी ये बोला था कि कोई राजपूत समाज के खिलाफ ना बोले, कोई गाली गलौज ना करे, आप शब्द ना बोले। ये सरकार की गलती है, सरकार के खिलाफ हमारा आंदोलन है, समाज के खिलाफ नहीं। बिल्कुल सही बात है। आपको मैं टेलीविज़न पर भी सुनता हूँ और कहीं कहीं आपको मैंने खुद को शूद्र कहते हुए सुना है। गुर्जर कम्युनिटी से आने वाले एक व्यक्ति को अपने आप को शूद्र कहना, ये बहुत ही मतलब कानों में खटकता है, क्योंकि ऐसा सुना नहीं है। लोग ठीक से अर्थ समझते नहीं है शूद्र का अर्थ है क्या। जी। लोग समझते हैं जो अछूत हैं वो शूद्र हैं, जबकि अछूत तो हिंदू व्यवस्था में है ही नहीं। वो तो बहिष्कृत समाज है हिंदू से। हिंदू में जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ जिन्हें खटकता हो या जिन्हें नहीं ये गलत बोलते हो, मेरी बात समझ लगती हो कि 4 वर्ण हैं, 5वां तो कोई वर्ण नहीं है, 5वां बहिष्कृत समाज है जो अछूत जो है। 4 वर्ण में ब्राह्मण, सबको पता है कौन ब्राह्मण है, आप या कोई और या मैं ये दावा तो नहीं कर सकते कि हम ब्राह्मण हैं। क्षत्रिय का ब्राह्मण जाति भी है और वर्ण भी है और उसकी स्पष्ट पहचान है। क्षत्रिय जाति भी है और वर्ण भी है, उसकी भी स्पष्ट पहचान है। वैश्य जाति भी है और वर्ण भी है, उसकी भी स्पष्ट पहचान है, उसमें कोई विवाद नहीं है। बाकी जो बचे वो सब शूद्र हैं। तो या तो कोई ये कहे कि अगर ये कहता हो कि हम शूद्र नहीं है तो वो ये कहे कि हम हिंदू भी नहीं है, क्योंकि हिंदू में केवल 4 वर्ण हैं। तो आप या तो ब्राह्मण हैं या वैश्य हैं या क्षत्रिय हैं, और अगर ये तीनों नहीं हैं आप तो फिर आप शूद्र हैं। और जो विभाजन था असल में, मैं तो इसे इस दृष्टिकोण से देखता हूँ कि ये श्रमिक वर्ग का विभाजन था। एक तरफ मतलब जो 4 वर्णों की जो व्याख्या की गई है मनुस्मृति में, ब्राह्मण का काम बौद्धिक, पढ़ना लिखना, वेद मंत्र पढ़ाना, यज्ञ कराना और शिक्षा देना, ये काम। वैश्य का काम धन संबंधी, खेती बाड़ी भी उसमें ही आता था वैसे। और इनका जो है क्षत्रियों का काम तलवार चलाना, बाहुबल।
तो बाकी जो श्रम करने वाले लोग, जो मेहनतकश लोग थे, मेहनतकश सारे लोग शूद्र हैं। अब उसमें फिर अलग श्रेणियां बनाई गई। जब इन्होंने ये सोचा होगा विभाजन करने वालों ने कि ये तो मेहनतकश तो बहुत ज़्यादा हो गए, तो ये तो इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि ये फिर अगर इकट्ठे होकर लड़े हमसे तो इन्हें कैसे बांटें। बोले भाई खेती करने वालों की अलग जाति होगी और पशु पालने वालों की अलग होगी और हाथ के दस्तकारों की अलग होगी। फिर उन्होंने देखा ये ऐसे भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो फिर उसमें विभाजन किया। बोले जो अनाज की खेती करेंगे उनकी अलग जाति, जो फूल सब्जी की करेगा उसकी अलग जाति, जो जोड़ में सिंगाड़े डालेगा उसकी अलग जाति, ठीक है ना। इसी तरह फिर पशु में जो गाय भैंस पालेगा उसकी अलग जाति, जो भेड़ बकरी पालेगा उसकी अलग जाति, मुर्गी सुअर पालेगा उसकी अलग जाति। उसमें भी विभाजन के, दस्तकारों में भी लोहे के दस्तकार की अलग जाति, लकड़ी के दस्तकार की अलग जाति, चमड़े के दस्तकार की अलग जाति, सोने के दस्तकार की अलग जाति। हैं तो दस्तकार ही वो, हाथ के कारीगर हैं। तो इस तरह इन्होंने विभाजन किए। और पशुओं में तो आप ये समझिए कि प्रशांत जी, आपको तो खैर जानकारी है, आपको मैं क्या बताऊं, लेकिन जो दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि घोड़ा एक जानवर है। घोड़े को जो चारा डालता है उसकी जाति अलग है, घोड़े पे जो खरेरा करेगा उसकी जाति अलग है, घोड़े पे जो जीन रखेगा उसकी जाति अलग है, घोड़े की जो तहनाल लगाएगा पैरों में उसकी जाति अलग है, घोड़े को जो हाँकेगा रथ में उसकी जाति अलग है, और जो घोड़े पे बैठ कर लड़ेगा उसकी जाति अलग है। और उसी घोड़े पे जिसे सारे शूद्र पालते हैं, शूद्र उसका चारा पानी करेगा, शूद्र उसको ट्रेनिंग देता है, शूद्र उसकी जीन रखेगा, शूद्र उसकी तहनाल लगाएगा, शूद्र सारे काम करे, फिर वो शूद्र उस पर बैठ के बारात नहीं निकाल सकता। तो ये दुर्भाग्य नहीं है देश का। फिर वो बारात निकालने चलेगा तो लोग आ जाते हैं कि हमारा तो सनातन खतरे में पड़ गया। आज भी पीटा जाता है। अगर ये शूद्र जो है घोड़े पे बैठ के बारात निकालेगा दूल्हे, तो हमारा तो सनातन खत्म हो जाएगा। ये कौन सा धर्म है जो अपने लोगों से नफरत करनी सिखाता है, जो अपने लोगों को गुलाम बनाता है, जो अपने लोगों को नीच कहता है। गाय और कुत्ते को आप पूजते हो और अपने भाइयों को नीच कहते हो, उन्हें आप छूना भी पसंद नहीं करते। तो ये अंधविश्वास है और षड्यंत्र है, और ये लोगों को बहकाया गया, उनके दिमाग में गंदगी घुसाई गई है। ये गंदगी जितनी जल्दी दूर हो जाएगी उतनी जल्दी हमारे देश की समस्याएं हल हो जाएंगी। अब क्योंकि मुझे लगता है कि इसके बिना विश्वगुरु की परिकल्पना एक छलावा ही है, क्योंकि अगर आप अपने देश के भीतर घर साफ नहीं कर सकते, कुरीतियों को मिटा नहीं सकते, तो आप कैसे दूसरों को बताएंगे कि हमारा देश आइडल देश है, या फिर एक जिसको कहें कि आदर्श देश। बहुत ही शर्मनाक स्थितियां हैं। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि स्त्री जो है स्वभाव से ही मूर्ख होती हैं, कामुक होती हैं, चरित्रहीन होती हैं, इनको कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। वही चीज़ें बाकी ग्रंथों में लाई गई हैं घुमा फिरा के। उसी को फिर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, या शूद्रों के बारे में जो चीज़ें लिखी हुई हैं कि इनको जो अधिकार नहीं है, तो वही जब उन्होंने घुमा फिरा के लिखी हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, या स्त्री के बारे में लिखा है कि वो जो है नहीं, उसकी एक चौपाई है कि पिता भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निर्खत नारी, होई विकल मन सकई न रोकी, जिमे द्रवई, वो क्या है मणि द्रव, ऐसे उस एक चौपाई है। या ये है, या वो है कि जे वर्णाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। और जब इन बातों का विरोध करते हैं जो बिल्कुल अन्यायपूर्ण बात है और घटिया बात है, तो तुरंत चिल्लाते हैं हमारा धर्म खतरे में पड़ गया, तुम तो हमारा धर्म सनातन विरोध देते हैं कि जब कोई इसको ट्रांसलेट कर दे, जैसे आपकी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इसका बड़ा विरोध किया, और जहाँ कोई ये बात कह दे तो फिर ये बोलते हैं कि आपने उसका अर्थ नहीं समझा, फिर आपके ट्रांसलेशन वाली क्षमता पर सवाल उठ जाता है। नहीं, इसमें अर्थ समझने की क्या जरूरत है। अब हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी, अभी तो कल परसों सुनवाई थी, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा हुआ है, वो हाई कोर्ट गए थे कि मुकदमा गलत हुआ। हाई कोर्ट के जज ने कहा है कि आपने इसका अर्थ ठीक से नहीं समझा, ये तो समुद्र कह रहा है उससे। अब पहली बात तो समुद्र बोलता है क्या? तो चलो ठीक है, समुद्र भी अगर कह रहा है, वो कह रहा है कि ढोल गवार पशु, उनके साथ आपने शूद्र को और स्त्री को रखा है, अगर ये अपने आप में अपमानजनक है, चाहे वो कुछ भी कह रहा है, आपने ढोल गवार और पशु, इसके साथ आपने स्त्री और शूद्र को रखा है,
और सकल ताड़ना के अधिकारी। वाह। तो अगर ताड़ना का मतलब शिक्षा देना है तो ढोल को कौन सी शिक्षा दी जाती है? या कुछ स्वयंभू विद्वान कह रहे हैं कि ताड़ना तो देखना होता है, हाँ, कि वो देखना, ताड़ रहा है। शिक्षित करना, तो ढोल को ताड़ने से ढोल बजना लगेगा क्या? ढोल को हम पूरी रात ताड़ते रहे, पूरे दिन ताड़ते रहे, 24 घंटे, अगर उसका अर्थ देखना है, ढोल तो पीटने से ही बजेगा नहीं। जो इसका जो रामचरितमानस और रामायण का जो सबसे बड़ा प्रकाशक है गीता प्रेस गोरखपुर जी। गीता प्रेस गोरखपुर की भी जो मेरे ख्याल से 70-75 तक जो पुरानी प्रतियां हैं उनमें सब में ताड़ना का पिटाई लिखा हुआ है, प्रताड़ना जी। हिंदी के शब्दकोश में प्रताड़ना लिखा हुआ है, पीटना जी। और अब नया संस्करण जो लेकर आए उसमें शिक्षा कर दी है उसका। कर दी। तो इतनी हिम्मत भी नहीं है इनमें कि ये कह सकें कि अपने सच के साथ खड़े हो सकें। तो वो गलत। और मैं तो देखिए, रामायण मूल रूप से वाल्मीकि ने लिखी है। वाल्मीकि की जो रामायण थी उसमें 24,000 श्लोक थे, बाद में उसमें नए नए जोड़ते रहे लोग। वाल्मीकि की जो मूल रामायण थी, मूल रामायण में न कोई अंधविश्वास था, न कोई भेदभाव था, न उसमें अवतारवाद था। वाल्मीकि शुरू में स्पष्ट कर देते हैं कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम की मैं कहानी कह रहा हूँ, कथा कह रहा हूँ, ठीक है जी। तो पहले तो उसमें भी कुछ फालतू जोड़े गए, उसमें किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी तुलसीदास जी ने उसको अनुवादित तो किया। तो तुलसीदास जी को जो दृश्य वाल्मीकि ने अपनी रामायण में बनाए वही दृश्य रखने थे नहीं। अब वाल्मीकि रामायण में जब राम गंगा के किनारे पहुंचते हैं और निषाद राज से कहते हैं कि नाव लेके आओ, तो निषाद राज जब आते हैं उनसे मिलने के लिए, तो राम वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ेंगे तो बड़े आदर के साथ गले मिलते हैं उससे। तो कहते हैं तुम मेरे बंधु हो, तुम मेरे भाई हो। और निषाद वो राजा हैं अपने क्षेत्र के, उनका राज्य है वो। आदर के साथ वो कहते हैं हमें पार उतार दो, उन्हें पार उतारते हैं, कोई ड्रामा नहीं है। अब तुलसीदास जी क्या करते हैं उसमें, निषाद राज आके लेट गए उनके चरणों में, बोले आप तो मालिक हो, हम तो नीच जात हैं। उनसे कहलवाया कि हम तो नीच जात हैं, हमारा तो इतना ही एहसान बहुत समझो, हमने अपने वस्त्र और कपड़े, अपने आपके वस्त्र और बर्तन चुरा नहीं लिए, हमारा तो काम ये है। तो ये अपमानजनक नहीं है? फिर जब वो नाव में बैठाने के लिए कहते हैं, नहीं जी मैं तो पहले आपके पैर धोऊंगा, वरना तो मेरी तो नाव औरत बन जाएगी। मतलब ये भी दिखाने की कोशिश की कि ये मूर्ख होते हैं। फिर उनके पैर धो के वो उसको पीते हैं। ये तुलसीदास ने ये फालतू के पाखंड किए हैं इसमें, और जाते हो, ये तुलसीदास की मानसिकता है, ना कि ये रामायण राम की बात है। वाल्मीकि के राम जब सबरी के पास जाते हैं तो सबरी को बहुत आदर देते हैं, उन्हें साध्वी बताते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन तुलसी के राम जब जाते हैं तो सबरी से ही कहलवा दिया कि विधि स्तुति करूं तुम्हारी, नीच जात में जड़मत भारी। मैं तो नीच जात हूं इसलिए मूर्ख हूं। जड़मती का क्या अर्थ हुआ? अब जड़मती का भी कोई अर्थ बता दे कि क्या? तुलसीदास जी ने लिखा नीच अधम जात, अधम जात में जड़मति भारी। मैं अधम जात हूं और इसलिए मूर्ख हूं। तो ये तुलसीदास जी की तुलसीदास का घोर जातिवाद, उनकी जातीय कुंठा। और इसका कारण ये भी हो सकता है कि मैंने तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने तुलसी को बहुत गौर से पढ़ा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने 91 में एमए जब पास की तो मैं पीएचडी करना चाहता था। तो पढ़ते हुए ही मुझे ये लगा कि जब हम उसमें पढ़ते थे मध्यकालीन काव्य में, तुलसी, सूर, कबीर, इन्हें पढ़ते थे हम, तो यार मैंने कहा तुलसी को पढ़ाया जाता हिंदी साहित्य में पूरे सिलेबस में किसी भी यूनिवर्सिटी में, लोकनायक तुलसीदास। और एक प्रश्न भी आता है कि तुलसी लोकनायक क्यों है, ये सब बताइए। मुझे लगता था पढ़ते हुए, उस समय भी मुझे लगता था कि यार लोकनायकत्व का तो कोई गुण तुलसी में है नहीं। ये तो पाखंड परोस रहे हैं, अंधविश्वास परोस रहे हैं, धार्मिक कट्टरता परोस रहे हैं, जातिवाद परोस रहे हैं, महिलाओं का विरोध कर रहे हैं। लोकनायक तो कबीर हो सकता है, कबीर जो एक सही रास्ता दिखा रहा हमें और बड़े ईमानदारी से कह रहा कि मैंने तो ईश्वर को देखा नहीं है, और किसी को नहीं पता ईश्वर का रूप कैसा, क्योंकि जो गए थे वो तो लौट कर नहीं आए, और जो गए नहीं है वो बताएंगे क्या। और वो कह रहा कि जात पात पूछा नहीं कोई, हर को भजै सो हर का होई। तो मैंने पीएचडी के लिए जो सिनॉप्सिस तैयार की, और मेरे जो गाइड थे वो ओबीसी थे जी, मेरठ यूनिवर्सिटी में जी। तो मेरी सिनॉप्सिस ये थी कि लोकनायक कबीर या तुलसी। तो उन्होंने गौर से, उसमें मैंने पॉइंट दिए, तो उन्होंने गौर से पढ़ी। पता उनकी टिप्पणी क्या थी? राजकुमार तुम ये विचार छोड़ दो इस टॉपिक पर पीएचडी करने का। मैंने कहा जी क्यों?
बोले तुम कर तो लोगे, मुझे पता है तुम लिख दोगे जो थीसिस, लेकिन तुम्हारी ये थीसिस अवार्ड नहीं होगी। मैंने कहा जी क्यों नहीं होगी? बोले कमेटी में जो बैठते हैं सारे ब्राह्मण हैं और वो तुलसी के खिलाफ एक शब्द सुनना नहीं चाहते। तो ये स्थिति तो शिक्षण संस्थानों की और देश की है। तो ये जो है, अब जो तुलसीदास जी, जब वो कैकेयी और मंथरा की बातचीत है, मंथरा कहती है कि तुम राम के लिए वो मांग लो वनवास, और वो तो कैकेयी से एक दुआ कहलवाया उन्होंने, जो क्या है वो कि काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जान, तिये विशेष पुनि चेरी के भरत मात मुस्कान। इतना सातिरपना इस दोहे में। पहली बात तो जो प्रकृति के मारे हुए हैं, अपाहिज लोग हैं, उनको आप नीच बता रहे हो, मतलब वो बता रहे हो, खराब बता रहे हो। काने, खोरे यानी लंगड़े, कुबरे कुबड़े, क्योंकि वो कुबड़ी थी। ये काने, लंगड़े, कुबड़े, ये कुटिल और कुचाली होते हैं। कुटिल कुचाली जान, तिये विशेष, इनमें भी स्त्री, पुनि चेरी, उसमें भी तू दासी। ये पहली बात तो लंगड़े लूले काने यही खराब होते हैं, फिर उनमें स्त्रियां तो और भी खराब होती हैं, और फिर उसमें तू दासी है। भरत मात मुस्कान, ये कह के भरत की माता जी मुस्कुराई। बहुत बहुत सारी मैं दर्शकों से भी अपील करना चाहूँगा, उन्हें पढ़ना चाहिए, पर्ची देखने वाले बाबाओं से बचना चाहिए और पढ़ना चाहिए। भले ही आपकी कोई भी विचारधारा रहो, चाहे आप किसी भी पार्टी के समर्थक हों, लेकिन आप अध्ययन करिए। अगर हिंदू धर्म से हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, तो आप अध्ययन करिए। मैं आखिरी बस ख़त्म करने से पहले राजनीति पर वापस इस चर्चा को लेने चाहूँगा कि इंडिया अलायंस बना, अखिलेश जी मध्य प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के साथ एक बात नहीं बन पाई। ये पीडीए क्या है और इंडिया क्या है, ये लोगों का बड़ा सवाल है। पीडीए मतलब क्या है? नहीं, इंडिया तो हमारा अलायंस है जिसमें 28 पार्टियां हैं। पीडीए हमारा नारा है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी, लोकदल, हम जो पार्टियां एक साथ हैं, हम सबका एक साथ। हमारा नारा इसलिए है कि वर्तमान शासन में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक तीनों समुदायों के साथ अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, उनके हक मारे जा रहे हैं। तो पीडीए इनको मिला के नाम अखिलेश यादव जी ने दिया है, तो अब तो ये नाम चल निकला, अब तो आम आदमी की जुबान पर चढ़ गया। और ये पीडीए एक दूसरे जो है आज़ादी की लड़ाई है। ये जिस तरह मंडल 90 में मंडल लागू हुआ था, ये मंडल जैसा ही आंदोलन है। और ये किसी अलायंस का नाम नहीं है, कि लोगों में कन्फ्यूजन हो जाता है। पीडीए से मतलब हमें ये है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक और आदिवासी ये मिलकर इस एनडीए सरकार को हटाएंगे, बीजेपी को हराएंगे, ये हमारा। अभी हाल ही में विवाद भी हुआ, अजय राय जी ने भी एक बात कही, कमलनाथ जी ने भी एक बात कही। इसका कोई प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है आने वाले लोकसभा चुनाव में? क्योंकि लोगों का ये बोलना है कि इंडिया अलायंस तो बनने से पहले ही, मैदान में उतरने से पहले ही आपस में सरफुटबल शुरू हो गया। नहीं, जो ये दो बयान आए थे, इसके बाद थोड़ा विवाद भी हुआ। थोड़े हमारे अध्यक्ष जी भी बोले कांग्रेस के बारे में कि ये चालू पार्टी है, इस तरह की बातें आई। उसके बाद खबरें ये हैं कि अब देखो, हमारे सामने तो होती नहीं है वो, तो हमें तो जब पार्टी जो निर्देश देती है हमें तो वही बोलना है। बिल्कुल। खबरें ये हैं कि बड़े नेताओं के बीच में कुछ वार्ता हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस तरह की अपरिस्थिति आगे भविष्य में पैदा नहीं होने दी जाएगी। तो हमें भी ये उम्मीद है कि शायद आगे एक होकर लड़ेंगे और गठबंधन जारी रहेगा और मजबूत होगा। लेकिन कहीं कहीं कभी कभी ये भी लगता है कि कांग्रेस को अगर ये अहंकार हो गया है कि हम बीजेपी को आराम से हरा लेंगे, तो वो गलतफहमी में है, फिर उसका फ़ायदा बीजेपी को और एनडीए को ही होगा। हम सब एक मिलकर ही लड़ेंगे, तभी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। बहन जी भी आएंगे इंडिया अलायंस में? इसके बारे में मेरे स्तर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो बड़े नेता समझें या बहन जी समझें कि उन्हें क्या निर्णय लेना है, लेकिन संभावना कुछ भी हो सकती है भविष्य में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।